Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today in this video, I'm going to take class 8th as history of NCERT pattern. हमारी बुक है हिस्ट्री और इसका लेसन नंबर 4 आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इन माई प्रीवियस वीडियो हमने इसमें क्या देखा, उसमें क्या एक्सप्लेन किया था कि आदिवासियों का जीवन किस प्रकार था, उनका जीवन निर्वाह कैसे करते थे, कैसे कैसे खेती करते थे और क्या क्या काम करते थे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उस समय, बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उन्होंने अपने मुंडा समुदाय के गौरवशाली अतीत को, यानी कि उनके गौरवशाली जो उनकी वंश था, उन सब की जो परंपरागत संस्कृति थी, उनकी जो पहचान थी, उसे वापस लाने में बहुत ज़्यादा मदद की, आंदोलन चलाए। अब वो कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे हुआ, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी प्रश्न बन जाता है कि बिरसा मुंडा किन परिस्थितियों में मुंडा समुदाय के नेता बने और उनके जीवन और क्रियाकलापों की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा कि बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में एक गरीब परिवार में हुआ था। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनका पालन पोषण मुख्य रूप से बोहुंडो के आसपास के जंगलों में हुआ था। आदिवासी लोग थे, जंगल में थे, तो गरीबी के कारण बिरसा के पिता को काम की तलाश में स्थान स्थान पर भटकना पड़ता था। बहुत गरीब लोग थे कि उनके पास जो ज़मीन थी वो महाजनों ने और भूस्वामियों ने, जो ज़मींदार लोग थे, उन्होंने ले ली थी, उन्हें छीन ली थी, अंग्रेज़ों ने ले ली थी। तो इस समय ऐसी अवस्था में उनके जो आदिवासी लोग जो थे, जो बिरसा के पिता थे, उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए काम की तलाश में इधर भटकना पड़ता था। बिरसा ने लड़कपन में ही अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुनी थी। मुंडा विद्रोह यानी कि जो पहले विद्रोह हुए थे, उनमें बिरसा मुंडा से पहले जो उसके सरदारों ने या उसके जो लोगों ने, आदिवासियों ने अपने ज़मीन की रक्षा के लिए किए थे, तो उन सभी विद्रोह की कहानी जो थी वो लड़कपन यानी कि बचपन में ही उसने सुनी थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। तो बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह मुक्त थे। दीकू यानी कि बाहरी लोग, जो लोग बाहर से आए थे, अंग्रेज़ लोग, महाजन लोग, भूस्वामी लोग, जिन्होंने बाहर से आकर उनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। सदाओं कहना था कि उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार उन्हें एक बार फिर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके क्या कहना था कि जो उनके परंपरागत अधिकार संस्कृति है, इनकी बालों का जो दखल अंदाजी है वो ख़त्म हो जाएगी और उन्हें फिर दोबारा से उनके अधिकार मिल जाएंगे। वे स्वयं को अपने प्रदेश के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई जो थी वो लड़ रहे थे। अपने ज़मीन के लिए वो विद्रोह कर रहे थे, बार बार आंदोलन कर रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य जो है, उन्हें अपना शासन जो है दोबारा से स्थापित करना है। अब बिरसा का झुकाव धर्म और मानव प्रेम की ओर वो कैसे हुआ? बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में कुछ जाने लगे, क्योंकि उस समय जो थे अंग्रेज़ लोगों ने अपने स्कूल खोले थे और अपने ईसाई धर्म में पारंगत करने के लिए लोगों को, क्योंकि अंग्रेज़ उस समय दूसरे बाकी धर्मों के बजाय ईसाई धर्म को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे, क्योंकि उनका अपना धर्म था। तो जहाँ बिरसा वो स्कूल में गए तो वहाँ उन्हें मिशनरी को उपदेश सुनने का अवसर मिला। वहाँ भी उन्होंने सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त कर सकता है और अपने खोए अधिकार फिर से पा सकता है। लेकिन इसका क्या तरीका था कि यदि वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी ख़राब आदतें छोड़ दें, यानी कि वो शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और ईसाई बन जाएं और वैष्णव धर्म को छोड़ दें। बाद में बिरसा ने वैष्णव धर्म के जाने माने प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर बल देने लगे, यानी कि मनुष्यता और अपने वैष्णव धर्म की तरफ का झुकाव हो गया। अब जैसे जैसे बड़े हुए तो उनके मन में भी अपने लोगों के प्रति प्रेम भाव था। अपने लोगों की वो अच्छा ही चाहते थे कि मैं अपने ही लोगों की भलाई के लिए कुछ कर सकूं। तो बिरसा के अंदर उनका स्वरूप कैसा था? तो अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उनका उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडा लोगों से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, कामों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। हाँ, लोगों ने क्या कहा कि वो अंधविश्वास छोड़ दें। बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। मिशनरी मतलब ईसाई लोग, वह उन्हें बाहर का मानते थे, जो कि मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। साथ उनकी जो परंपरागत जीवन शैली थी उसको ख़त्म करते जा रहे थे। वो अब चमत्कारी शक्तियाँ, लोगों का कहना था कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग जो थे वे बिरसा का कहना मानते थे। वैसे ही बीमारियाँ दूर कर सकता था।
और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता था। बिरसा ने स्वयं कहा था कि उसे भगवान ने लोगों को दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से मुक्त करने के लिए भेजा है। वास्तव में लोग बिरसा को भगवान मानते थे। उन्हें विश्वास था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है, था उनका भला करने आया है। इसलिए कुछ ही समय के भीतर ही हजारों लोग जो थे उसके अनुयायी बन गए, उसका साथ देने लगे। तो 1895 से लेकर मुंडा का आंदोलन और उसका महत्व का वर्णन जो था इस प्रकार है। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वो अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने का संकल्प लें, अपना एक लक्ष्य बनाएं कि हमें जो है अपने अतीत को भुलाना नहीं है, बल्कि उसे और अच्छे प्रकार से हमें अपने जीवन में उतारना है। वह अतीत के ऐसे स्वर्ण युग अर्थात सतयुग की चर्चा करते थे कि जब मुंडा लोग अच्छा जीवन व्यतीत करते थे तथा तटबंध बनाते थे। हाँ, ऐसा स्वर्ण युग जब उनका स्वयं का ही शासन था, उसमें किसी बाहरी लोग का किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, कोई दखलंदाजी नहीं थी। वे प्राकृतिक झरनों को नियंत्रित करते थे अथवा पेड़ और बाग लगाते थे। अपना पेट पालने के लिए वे खेती करते थे। और उस काल्पनिक युग, अब काल्पनिक क्यों कहा गया, क्योंकि जिस समय की ये बात हो रही है उस समय तो उस पर बाहरी लोगों का शासन आ गया था, बाहरी लोगों ने उन पर अधिकार कर लिया था। तो उनकी कल्पना थी कि जो उनसे पहले, उनकी पीढ़ी से पहले का जो जीवन था वो बहुत अच्छा था, और जिस समय दिकों का यानी कि बाहरी लोगों का उन पर कोई शासन नहीं था, वो लोग उस युग को एक स्वर्ण युग की तरह मानते थे। और ऐसे कल्पना में लेते हैं अपने वो कि मुंडा लोग अपने भाई बंधुओं का इस तरह खून नहीं बहाते थे, मिलजुल कर आपस में सभी मिलकर रहते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें, अपनी ज़मीन पर वो खेती करें और टिक कर रहें, वो घुमंतु खेती ना करें। लेकिन इससे क्या हुआ, जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता ही गया तो लोग जो थे वो बिरसा के साथ होने लगे। तो अंग्रेज सरकार को क्या डर पैदा हो गया, तो उसने बिरसा की गिरफ्तारी का आदेश दिया। तो अंग्रेज़ों को बिरसा के आंदोलन के राजनीतिक पक्ष से बहुत सी परेशानी थी, क्योंकि वो उसकी जो राजनीति थी, उसकी जो नीति थी कि वो अपने ही मुंडा लोगों का शासन जो स्थापित करना चाहता था। तो इससे क्या हुआ था, ऐसे अंग्रेज़ों की जो शासन व्यवस्था थी, जो उस स्थान की उसमें दखलंदाजी हो रही थी, उन्हें परेशानी हो रही थी, वो लोग जो थे बिरसा की तरफ होते जा रहे थे। इस आंदोलन का लक्ष्य क्या था, मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामी और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना था। वास्तव में यह आंदोलन इन्हीं शक्तियाँ था जो महाजन बाहर से लोग आए थे। ये सभी इन शक्तियों को जो थे मुंडा लोगों की समस्याओं को, इनकी जितनी समस्याएं थी, उनकी कुछ कष्टों थी, वो सभी जो थे इन्हीं लोगों की वजह से थी, जो लोग बाहर से आए थे। तो ये आंदोलन इन्हीं लोगों को जो था अपने कष्टों का स्रोत मानता था कि इन लोगों की वजह से हम लोगों को कष्ट हो रहा है। अंग्रेज़ों की भू नीतियाँ, इनकी भूमि की नीतियाँ, भूमि हरण करने की नीतियाँ, भूमि पर खेती करने की नीतियाँ जो थी, उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन जो थे उनकी ज़मीनें छीनते जा रहे थे। इसमें ये भी था कि महाजन जो लोग थे उनसे आदिवासी लोग कर्ज लेते थे और कर्ज के बदले में वो उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते थे। मिशनरी उनके परंपरागत संस्कृति को भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि उनके धर्म के विरुद्ध भड़का रहे थे। और जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। 1895 में उन्होंने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और उसे दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई, क्योंकि 2 साल के लिए उसे जेल में डाल दिया गया। अब उसके बाद जब रिहाई हुई, उसके बाद आंदोलन कैसे चला, 1897 में बिरसा को रिहा कर दिया गया। जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया, यानी कि जो उनकी अपनी स्वयं की भाषा थी, जो आदिवासी भाषा थी और प्रतीक थे, उन्हीं का उन्होंने प्रयोग किया, जिससे लोग उनके बात सुन सकें और उनके साथ हो सके। वे आह्वान कर रहे थे कि मुंडा समुदाय उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों का नाश कर देना था। जो यूरोपियन लोग और दीकू लोग, जो बाहरी लोग थे, महाजन लोग थे, अंग्रेज लोग थे, उन्हें रावण की संख्या दी। कहा कि इन रावणों का नाश कर दें। अतः बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना मिलने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया, यानी कि उस पर हमला किया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, यानी कि सफ़ेद झंडा वैसे शांति का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर बिरसा के जो राज का प्रतीक जो था वो था सफ़ेद झंडा था। तो धीरे धीरे 1897 में जब रिहा किया, उसके बाद 1900 में बिरसा की जैसे मृत्यु हो गई और आंदोलन जो था वो मंद पड़ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब क्या महत्व इस आंदोलन का रहा, 2 अर्थों में महत्वपूर्ण था। पहला क्या, इसने औपनिवेशिक सरकार को वैसे कानून लागू करने के लिए विवश किया जिनके द्वारा दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से अधिकार न कर सके। तब उन्होंने अंग्रेज सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया कि कोई भी बाहरी लोग जो है आदिवासियों की ज़मीन पर बिल्कुल आसानी से उस पर अधिकार न करें और वो उनसे उनकी ज़मीनें ना छीन सकें।
इस आंदोलन ने एक बार फिर दिखा दिया कि आदिवासी अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने क्रोध का अभिव्यक्त करने में सक्षम है। अर्थात आदिवासी लोग हैं वो अपने खिलाफ होने वाले अन्याय का विरोध कर सकते हैं और जो औपनिवेशिक शासन है, जो अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश शासन था, उसके विरुद्ध जो है अपने क्रोध का अभिव्यक्त कर सकते हैं और अपनी बात को अच्छे रंग से रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। समझ में आ गया आप सबको। So do like, share and subscribe my YouTube channel Study with Suman. Thank you.